हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि रेगुलरली इस चैनल पे फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मैं लेके आ रहा हूँ जो आपको 11th IIT JEE और नीट में काम आने वाला है। पहला जो चैप्टर था हम लोगों ने फिनिश किया, उस पर 4-5 हम लोगों ने सेशन देखा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो IIT JEE और नीट में पूछे गए हैं, जो जिस चैप्टर का हमने क्वेश्चन देखा है वो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और अभी हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है जो चैप्टर का नाम है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसमें ये सेशन 5 होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका बहुत बड़ा चैप्टर होता है और ये अप्लाइड चैप्टर होता है, अपना एप्लीकेशंस होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इस सेशन के अलावा आप देख रहे होंगे कि इस चैनल पे रेगुलरली मैथ का सेशन भी जा रहा है, केमिस्ट्री का सेशन भी जा रहा है और फिजिक्स का थ्योरेटिकल सेशन बाय अनुज सर जा रहा है जो इस चैनल के फाउंडर हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्रिपरेशंस को सही डायरेक्शंस में लेके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए व्यूअर हैं, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर भी करना है ताकि और लोग को भी क्वालिटी कंटेंट का एडवांटेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी और कुछ सरफेस टेंशन के प्रॉब्लम को हमने किया है, डिस्कस किया है पिछले 4 सेशन में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ये 5वां सेशन है। 2-3 सेशन और इस पे लेंगे ताकि और भी आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ पाए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये खास करके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे आपके लिए। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इवॉल्व ड्यू टू। विस्कोसिटी एक फ्रिक्शंस के जैसा काम करता है। आप देखते हैं ना, फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, तो विस्कोसिटी भी एक तरह से कैसे काम करता है, फ्रिक्शंस के जैसा, लेकिन इसे इंटरनल फ्रिक्शंस कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। ये तभी फ्लूइड में डेवलप होगा जब फ्लूइड मोशंस में होगा। मान लीजिए ये फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, जैसे आप देख सकते हैं, और ये सॉलिड सरफेस पे ऑब्वियस सी बात है मूव करेगा। तो जैसे लेयर ये मूव करेगा, एक लेयर ये सॉलिड लेयर के द्वारा अपोज होगा, ये लेयर आगे मूव करेगा तो ये इसके मोशन को उससे नीचे वाला लेयर अपोज करेगा। यानी एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर यानी अगल बगल वाले लेयर्स के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और ये किसके वजह से होता है, ओनली ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शंस बिटवीन लेयर्स के वजह से, जिसको आप कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करता है मोशंस ऑफ द लेयर्स को। तो आप देख लेते हैं रेसिस्टेंस के जैसा काम करता है, और रेसिस्टेंस का मतलब होता है मोशन को अपोज करना। ऑप्शंस के तरफ चलते हैं, देखते हैं। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, बी ऑप्शन है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द साइड वॉल्स ऑफ द चैनल, सी है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इन द फ्लूइड, डी है नॉन ऑफ द अबव। मैंने अभी बताया ये लेयर्स के वजह से होता है, इसलिए इसका नाम इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स कहते हैं। और ये ऑफर्स होता है फ्लूइड एक लेयर्स दूसरे लेयर पे एक अपोजिट मोशन फोर्स लगाता है, जिसे आप विस्कोसिटी कहते हैं। तो ए ऑप्शंस की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे क्लैरिटी दिख रहा है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, यानी राइट आंसर विल बी ए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट। जैसे आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का भी कॉन्सेप्ट न्यूटन साहब ने दिया था, जो ओल्ड फिजिक्स के फादर कहलाते हैं, जिन्होंने काफ़ी फिजिक्स में लॉ दिए, मैथमेटिक्स में लॉ दिए। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, इसीलिए यहाँ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना क्या था कि अगर मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है, तो कहीं भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, लाइक दैट।
जैसे ये फ्लूइड लेयर बाय लेयर ये फोर्स की वजह से मूव करेगा तो इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन होता है, और इसके वजह से यहाँ डेवलप होता है शियर स्ट्रेस। इसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपने पढ़ा है शियर स्ट्रेस क्या होता है और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस होगा, और ये क्या कहता है कि इसके वजह से मान लीजिए कि ये फ्लूइड डिफॉर्म हो, ये लेयर्स हैं और ये आप यहाँ से रेफरेंस प्लेन, तो इस तरह के डिफॉर्मेशंस होता है लाइक दैट। मान लीजिए नो स्लिप पॉइंट है तो यहाँ से इस तरह के डिफॉर्मेशंस फ्लूइड में होता है। तो मान लीजिए एंगल कितना बना रहा है थीटा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच dy है, और ये क्या है du है। तो आप लिखते हैं tan ये d थीटा, बहुत कम एंगल बनेगा। आप यहाँ देखेंगे एक लेयर, क्योंकि लेयर चिपका रहता है, तो tan d थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे du बाई dy आप लिखेंगे। अगर ये d थीटा बहुत कम हो, d थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर d थीटा वेरी स्मॉल होगा तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि अगर ये d थीटा वेरी स्मॉल होगा तो tan d थीटा बिकम्स d थीटा। tan d थीटा के बराबर होगा, और आप लिख सकते हैं d थीटा इक्वल टू d थीटा इक्वल टू du बाई d tan थीटा, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, और ये d थीटा बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा du बाई dy के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस चेंज होगा ये कितना होगा du बाई डी टी, डिस्टेंसेज में चेंज होगा। तो यहाँ से du बाई डी टी आप लिखेंगे और यहाँ से डिवाइड कर देंगे अगर d थीटा, तो ये इक्वेशन बनता है। d थीटा बाई डी टी को हम कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या इसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कहते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे इक्वेशन एक एस्टैब्लिश होता है। अब यहाँ से शियर स्ट्रेस जो लेयर पे लगेगा वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बराबर होगा डी थीटा बाई टी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा du बाई dy के। तो दोनों में जो आंसर मिले आप सही कहेंगे। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये नहीं होगा। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सही है। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, विस्कोसिटी ना। तो आप कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अगर यहाँ पर रेट रहता तो फिर काम बन जाता आपका। तो इस क्वेश्चंस के अनुसार आपका ऑप्शन बी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए तभी आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज इक्वल टू, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपने देखा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा कि डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं du बाई डी वाई, और dy बाई डी वाई को डी थीटा को आप क्या कहते हैं डिफॉर्मेशन। अगर कोई पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसके पहले क्या लग जाता है रेट, तो ये डिफॉर्मेशन है और ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो आप कहेंगे डी थीटा बाई डी टी जो टर्म होगा वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। और इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, अलग अलग नाम से जाना जाता है, या इसी का नाम है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और डी यू बाई डी वाई अपना आपने देखा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो आपसे ऑप्शन पूछा है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशंस मतलब जो डी थीटा बाई डी टी होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होगा। कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे डी आंसर दिख रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है
क्या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? क्यों ऐसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर लिक्विड की विस्कोसिटी की बात करें, लिक्विड की विस्कोसिटी, तो ये किसके वजह से आता है? ओनली विस्कोसिटी का रीज़न होता है कोहेसिव फोर्स। जितना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इसीलिए लिक्विड में जो विस्कोसिटी होता है गैस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन होता है विस्कोसिटी ऑफ गैस। और विस्कोसिटी को इंडिकेट किया जाता है म्यू से, जिसे आप कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस पे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, या इसे डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, और इन द सिंपल वे आप इसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी का मेन रीजन क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेज लगने लगे तो उन्हें आप कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्डिंग क्या होगा? ब्रेक करता है, यानी बॉन्डिंग जो होगा घटेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? आपका डिक्रीज करेगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो ये इससे पता चल गया कि कोहेसिव फोर्स भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर गया तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे विस्कोसिटी भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। सही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से डिक्रीज करता है? टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी घटता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होता है? डिक्रीज ऑफ कोहेसिव फोर्स की वजह से। सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Property of a fluid by which molecules of different kinds of fluid are attracted to each other। दो तरह के फोर्सेज लगता है, एक होता है कोहेसन, जिसे आप कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है एडहेशन, जिसे आप एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगे, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे तो इसे कहते हैं कोहेसन। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगे तो उसे कहते हैं एडहेशन। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसन कहते हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एडहेशन कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड के बीच अगर फोर्सेज लग रहा है तो वो हमारा कहलाता है एडहेशन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। डिफरेंस है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा एडहेशन। सिंपल सा बात है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अनुसार टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू बाई डी वाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा बाई डी टी के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे फ्लूइड की प्रॉपर्टी कहते हैं, और इस फ्लूइड को प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। और यहाँ से टाउ आप जानते हैं शियर स्ट्रेस है, डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है। टाउ शियर स्ट्रेस आपने इससे पहले वाले सेशन में देखा होगा, सॉलिड का जब प्रैक्टिस कर रहे थे, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी यू बाई डी वाई का आप यूनिट देख लें क्या आता है? वेलोसिटी का यूनिट, चेंज ऑफ वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और डी वाई डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर यानी पर सेकेंड इसका यूनिट होगा 1/s। तो यहाँ से अगर म्यू का वैल्यू आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं? टाउ डी यू बाई डी वाई। टाउ की जगह पर आप लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी यू बाई डी वाई 1/s, यानी म्यू का जो अगला यूनिट होगा लिखेंगे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो होता है, पहला आप जान लें क्या होगा यूनिट। पहला इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू को डायनामिक विस्कोसिटी का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर,
और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल कहते हैं, तो इसका यूनिट हो जाता है पास्कल सेकेंड। याद रखेंगे। अगर इसका CGS यूनिट आपसे पूछे तो CGS यूनिट क्या होता है, पॉइस होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने देखा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये सेशन 5 था। अगला सेशन में एक दो सेशन एटलीस्ट इस पे लूँगा ताकि और भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ पाए। अगले चैप्टर से लेंगे। अगला चैप्टर जो आपका होगा प्रेशर से होगा, सही से पढ़ेंगे। फिर अगला सेशन आपका कुछ एप्लीकेशन से लेंगे, उसके बाद ये ख़त्म होगा, फिर अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी क्वालिटी वाइज हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछा गया है IIT JEE और नीट में, सारे ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसका एडवांटेज उठाएं और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी एडवांटेज उठा सकें। फिर मिलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।